नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल में जो तीन भाग ऐतिहासिक काल को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक प्राचीन है, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम अभी इससे पहले जो है मौर्य वंश को देखे हैं। उसके बाद उसके पहले महाजनपद काल, महाभारत काल, रामायण और वैदिक काल, तो इतना कुछ देख लिए। अब देख रहे हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे हम सातवाहन वंश, और उसके बाद जो है वाकाटक वंश, गुप्त वंश, और साथ ही साथ एक वंश है नाल वंश। इस चारों वंश के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवाहन वंश जो है, इसकी जो कार्यकाल है 72 ईस्वी से 220 ईस्वी तक सातवाहन। और इसकी जो राजधानी है, सातवाहन वंश का जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र है, जो कि आज का। और इसका जो संस्थापक है, सातवाहन वंश के संस्थापक जो है सिमुक हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस वंश का जो प्रमुख राजा है वो राजा अपीलक है, वैदश्री और राजकुमार वरदश्री ये हैं। और छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य जो है प्रमुख जो है, तो पहला जो है सिक्का, आयताकार सिक्का तांबे से निर्मित। तो ये जो है कहाँ मिला है, इसको देखते हैं, इसका साक्ष्य कहाँ का है। तो मल्हार बिलासपुर जिला में। तो ये जो है राजा अपीलक की मुद्रा, यानी राजा अपीलक की सिक्का है, जो कि मल्हार में मिला है। और अगला जो है बालपुर, ये जो है जांगीर चांपा, और ये भी राजा अपीलक की ही मुद्रा है। और चकरबेड़ा, तो चकरबेड़ा में बिलासपुर जिला है। सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो सातवाहन काल में जो है रोम से लेन देन था, व्यापार था, इस कारण वहाँ की जो स्वर्ण मुद्रा है इस काल का मिला है। और अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आयताकार सिक्का जो है सातवाहन वंश की। और सिक्के में हाथी, लड़की एवं नाग के चित्र था। तो जो इसके सिक्का है सातवाहन वंश में, तो इसको ध्यान देना है, हाथी, लड़की एवं नाग। अगला जो है, अगला साक्ष्य जो है दूसरा जो है शिलालेख, तो पत्थर पे लिखा हुआ है। तो ये कहाँ मिला है, तो गूंजी, आजकल दमऊ दरहा बोलते हैं जिनको। और ये जो है नवीन शक्ति जिला में है। और यहाँ पर जो इस शिलालेख में राजा वर्दत की जानकारी है, जो सातवाहन वंश के जो राजा वर्दत हैं उसकी जानकारी है। और प्राकृतिक भाषा में लिखा है, और लिखा है कि वर्दत श्री ने अपने जन्मदिन पर दीर्घायु हेतु 1000 गाय ब्राह्मण को दान दी। तो यही लिखा है, वर्दत श्री ने जन्मदिन पर दीर्घायु हेतु 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दी। इस पत्थर में लिखा हुआ है। तो ये जो है गूंजी शक्ति में ये है। अगला जो है सातवाहन वंश का काष्ठ स्तंभ लेख, तो लकड़ी पर जो लेख है, तो ये जो मिला है किरारी, जो कि शक्ति जिला डबरा तहसील के अंतर्गत आता है किरारी। और ये जो है 1921 में मिला है। ये सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। और इस काष्ठ स्तंभ को महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। इसमें प्रशासनिक जानकारी लिखी है काष्ठ स्तंभ में। जो उस समय सातवाहन वंश के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी बोल सकते हैं, उसकी जो पद के बारे में जानकारी है। अगला जो स्थापत्य 5 मंजिला संघाराम विहार, तो सातवाहन कालिक शासन में बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए लकड़ी से बनवाया था संघाराम विहार। विहार मतलब आश्रम। और इसकी जानकारी किससे मिलती है कि इस 5 मंजिला संघाराम विहार की, तो वेलसांग की रचना CU की इस रचना में इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इसके
नीचे में देख सकते हैं यात्रा वृत्तांत। तो वेन सांग की रचना इस युग में, इस काल में बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर देखें 5 मंजिला संघाराम विहार, ये बौद्ध धर्म भिक्षुक नागार्जुन के लिए बनाया गया था। तो इसकी जानकारी किससे मिली? तो वेन सांग की रचना CU की से। अगला है प्रतिमा। तो प्रतिमा में क्या मिला है? तो बूढ़ी खार जगह है, मल्हार के पास है, में जो चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसमें वेद श्री लिखा है। ठीक, तो इसमें बूढ़ी खार मल्हार के पास है, इसमें चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसमें क्या लिखा है? वेद श्री लिखा है। इसकी निर्माण रानी प्रभावती ने कराया था। यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। ठीक, बूढ़े खार मल्हार के पास है, इसमें जो प्रतिमा मिला है चतुर्भुजी विष्णु की, इसमें लिखा है वेद श्री, और साथ ही साथ इसका जो निर्माण है प्रभावती, रानी प्रभावती ने कराया। और जो प्रतिमा है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। अगला है मोहर। मिट्टी का जो है मोहर मिला है मल्हार बिलासपुर में मिला है। मोहर क्या व्यापार के काम में आता था, जिसे वेद श्री के द्वारा बनाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख सातवाहन काल का साक्ष्य है। और यहाँ पर थोड़ा विशेष, तो मिस्र के यात्री टालमी सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ आया था। मिस्र के यात्री टालमी सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ आया था, और छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरो का क्षेत्र कहा। छत्तीसगढ़ को क्या बोला? तो विशुद्ध हीरो का क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ का एक नया नाम इन्होंने दिया, अधिष्ठी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। मिस्र के यात्री टालमी सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ आया था, छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरो का क्षेत्र कहा, और छत्तीसगढ़ को एक नया नाम दिया था, अधिष्ठी। तो ये है सातवाहन वंश। उसके बाद जो है अगला कुषाण वंश। तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं है, फिर भी तांबे के सिक्के बिलासपुर जिले से और स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट रायगढ़ से मिला हुआ है। और अगला जो है एक और वंश मेघवंश। तो छत्तीसगढ़ मेघवंश के शासक शिवमेघ व यज्ञमेघ की जानकारी मिलती है। तो ये हुआ मेघवंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। और इसके बाद जो है अगला है जो कि महत्वपूर्ण है, वाकाटक वंश। तो हम वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों की जो कार्यकाल का समय है लगभग सेम है। तो वाकाटक वंश का जो कार्यकाल है 2री से 5वीं शताब्दी है, गुप्त वंश का जो है 3री से 6वीं, और नल वंश का जो है 4वीं से 12वीं। तो सभी का एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा या ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनमें से लेन देन एक दूसरे से है, तो इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए एक साथ पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वाकाटक वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वाकाटक वंश की राजधानी जो है नंदीवर्धन, आजकल का नागपुर। इसके समकालीन वंश जो है, जैसे कि अभी बताया, गुप्त वंश एवं नल वंश। तो वाकाटक वंश के 2 शाखा थे। वाकाटक वंश के 2 शाखा थे, जिसमें एक शाखा वाकाटक वंश था, जिसकी राजधानी नंदीवर्धन था। दूसरी शाखा वत्स गुलाम था। ठीक, तो दूसरी शाखा वत्स गुलाम था, जो गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे, जिसकी राजधानी बरार था। ठीक, तो वाकाटक वंश जो है इसकी 2 शाखा थे। तो एक जो है नंदीवर्धन और दूसरा बरार, और एक दूसरा जो शाखा था उसको वत्स गुलाम कहते थे। तो इस तरह से 2 शाखा थे। और पहली शाखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली शाखा की वाकाटक वंश की वंशावली है। ठीक, तो इसका पुत्र है, जैसे विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम। तो ये शासक का क्रम नहीं है, वाकाटक वंश के वंशावली का क्रम है। ठीक है, शासक का क्रम नीचे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे बीच में दूसरे शाखा के जो दूसरे शाखा में, जैसे वत्स गुलाम के जो 1-2 शासक हैं, उसमें बीच बीच में वो लोग भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर शासन किए, उसके बाद लास्ट में वो लोग भी। तो वाकाटक वंश के शासक का जो है क्रम नहीं है, बल्कि वंशावली का क्रम है। तो वाकाटक वंश की
विंध्य शक्ति संस्थापक है प्रवर सेन। उसके बाद प्रवर सेन प्रथम, इन्होंने राजधानी बनाया था वाकाटक वंश में। ये संस्थापक में सिर्फ नींव रखी थी वाकाटक वंश की, लेकिन जब राजधानी बनाने की बात आई तो प्रवर सेन प्रथम इन्होंने राजधानी बनाया। और वाकाटक वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन है? तो प्रवर सेन है। तो वाकाटक वंश जो है छत्तीसगढ़ के बाहर था, वो महाराष्ट्र तक नागपुर क्षेत्र में था। उसकी राजधानी नागपुर क्षेत्र नंदीवर्धन था। तो उस समय छत्तीसगढ़ जब शुरू नींव रखा तो छत्तीसगढ़ नहीं था। प्रवर सेन प्रथम है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो वाकाटक वंश को लाया या स्थापना या संस्थापना की। उसके बाद गौतमीपुत्र रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो है प्रभावती से हुआ, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी प्रभावती। और इस रुद्रसेन द्वितीय से दो पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन हुआ। उसके बाद दामोदर सेन को प्रवर सेन द्वितीय भी कहा जाता है। उसके बाद नरेंद्र सेन और फिर पृथ्वी सेन द्वितीय। तो ये जो है पहली शाखा, वाकाटक वंश की पहली शाखा की ये जो है वंशावली है। दूसरी शाखा जिसको बोला जाता है वत्स गुलाम, तो इसकी वंशावली जो है, और साथ ही साथ ये शासक का क्रम भी है, ये वंशावली दोनों है इसका, लेकिन वो वाला सिर्फ वंशावली है। तो पहला सर्वसेन, विंध्य सेन जिसको विंध्य शक्ति द्वितीय भी बोलते हैं, प्रवर सेन तृतीय, और देवसेन, और ये हरिसेन है, ये हरिसेन है। तो इस तरह से ये है वत्स गुलाम की शासक क्रम या वंशावली। तो इसमें से जो है देवसेन और हरिसेन, ये दोनों जो है बीच समय में यहाँ पर इसमें भी शासन करते हैं वाकाटक वंश में। इस कारण ये जो लिस्ट है या एक क्रम है, ये सिर्फ वंशावली का है। तो इसको देखेंगे कहाँ पर कौन शासन करता है। तो चलिए थोड़ा सा अब देखेंगे गुप्त वंश, नल वंश और वाकाटक वंश को एक साथ इस तरह से टेबल बनाकर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा वंश किधर शासन करता था। तो ये अपना ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, छत्तीसगढ़ है। और उस समय छत्तीसगढ़ दो भाग थे, ये ऊपर वाला एक और ये नीचे वाला। तो ये बस्तर है, आज का बस्तर। और उस समय इसको महाकंतार या कंतार बोलते थे, उस समय महाकंतार बोला जाता था। और इस इधर क्षेत्र जो है इसको दक्षिण कौशल बोला जाता था। तो ये छत्तीसगढ़ दो भाग हुआ। तो महाकंतार इस वाले क्षेत्र में नल वंश शासन करते थे, नल वंश। और इस वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश शासन कर रहे थे। वाकाटक वंश तो इधर महाराष्ट्र नागपुर में उसका जो है राजधानी था, लेकिन वाकाटक वंश के जो द्वितीय राजा प्रवर सेन है, उन्होंने इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर स्थापना किया अपना वाकाटक वंश। तो इस कारण इसका शासन हो गया। तो छत्तीसगढ़ क्लियर। यहाँ से ये वाकाटक वंश और ये नल वंश, वाकाटक वंश और ये नल वंश। और उसके बाद गुप्त वंश जो है उसका जो शासन क्षेत्र है इधर बिहार पटना था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र आज का पटना है। तो गुप्त वंश का शासन काल इधर था, बिहार, ठीक। तो ये तीनों का जो शासन काल जो है लगभग एक ही है। तो इस कारण इसका युद्ध इससे होता है, इसका युद्ध इससे होता है। तो इसलिए इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक साथ सभी को। तो यहाँ देख सकते हैं वाकाटक वंश दूसरी से पाँचवीं, और इसका जो शासक क्रम है एक इस लिस्ट में जो देखेंगे शासक का जो क्रम है, इसकी राजधानी नंदीवर्धन था। गुप्त वंश की बात करें तो तीसरी से छठवीं शताब्दी जो है और शासक क्रम है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और नल वंश चौथी से 12वीं के शासक क्रम है जो है, इसकी राजधानी
पुष्करी, भोपालपट्टनम। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में जब शासन आया इसका नल वंश, अच्छा नल वंश का पहले इसका जो नींव है कोरापुट उड़ीसा में रखा गया। तो कोरापुट उड़ीसा जो है, ये उड़ीसा है पहले, तो उड़ीसा में रखा गया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में इसका भी शासन हुआ, छत्तीसगढ़ के कौन सा बस्तर क्षेत्र में, जैसे वाकाटक वंश का हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जब इसकी शासन आया तो उस समय राजधानी पुष्करी हुआ, भोपालपट्टनम पुष्करी। पहले उससे पहले जो है कोरापुट उड़ीसा में नींव रखा गया था। तो पहले राजधानी दूसरा था, फिर बाद में दूसरा। जब छत्तीसगढ़ की इतिहास या छत्तीसगढ़ में शासन आया उस टाइम दूसरा पुष्करी, उसके पहले कोरापुट में नींव रखा गया था। तो चलिए इसका क्रम देखते हैं। गुप्त वंश, अब इस तीनों वंश में गुप्त वंश सबसे ताकतवर था, सबसे प्रबल था। इस कारण ये जो है मुख्य रूप से इधर इस साइड और इस साइड, मतलब छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल और इधर नल वंश महाकंता दोनों क्षेत्र के राजा को हराएगा। तो इसलिए यह मुख्य रूप से ज़्यादा प्रबल है और इसको हम मुख्य मानकर देखेंगे। पहले तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्रीगुप्त है। उसके बाद इसका जो है अगला जो शासन है घटोत्कच। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर संस्थापक और वास्तविक संस्थापक थोड़ा सा समझ लेते हैं। संस्थापक में क्या है, संस्थापक अपने वंश की वहाँ पर नींव रख लेता है कहीं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अपने जो राज्य है उसका विस्तार नहीं करता, राजधानी कभी कभी नहीं बना पाता या नहीं बनाता, ठीक। तो नींव तो रख लेता है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पाता। तो ये जो है संस्थापक है। और उसके बाद है घटोत्कच। तो ये जितना भी राज्य मिला था इसको, जितना भी नींव रखा था श्रीगुप्त, उतना ही को ये घटोत्कच शासन किया। और उसके बाद जो है इसके जो राज्य को का विस्तार जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इस कारण इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। तो अपने विस्तार किया, तो इस कारण इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। तो ये जो तीन जो है, ये तीनों छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तीनों का जो उल्लेख है छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता इसके साक्ष्य। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है समुद्रगुप्त से प्रारंभ होता है गुप्त काल में। तो पहले हम सभी का क्रम देख लेते हैं शासक का, तीनों वंश का। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ किसका युद्ध हुआ उसको देखेंगे। तो इसका जो है अगला समुद्रगुप्त है, इसको कांचगुप्त बोलते हैं। और फिर रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य बोलते हैं, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, इसको क्रम आदित्य, भानुगुप्त और ये विष्णुगुप्त। तो ये गुप्त वंश के शासक है। उसके बाद हम इस साइड देख लेते हैं वाकाटक वंश के शासक क्रम। तो विंध्य शक्ति जो संस्थापक है, प्रवर सेन छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर गौतमी पुत्र, उसके बाद जो है रुद्रसेन प्रथम, महेंद्र सेन भी बोलते हैं उसको, पृथ्वी सेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय। उसके बाद दामोदर सेन जिसको प्रवर सेन द्वितीय बोला जाता है। और अगला जो है देवसेन। तो देवसेन जो है वाकाटक वंश की दूसरी शाखा वत्स गुलाम के शासक थे, लेकिन वाकाटक वंश में भी इन्होंने शासन किया। और उसके बाद नरेंद्र सेन और उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय और फिर अंत में हरिसेन है। तो इस तरह से ये शासक का क्रम है। और इधर हम देख लेते हैं एक बार नल वंश। तो नल वंश में शिशुक जो इसके संस्थापक है, राजधानी कोरापुट उड़ीसा था। उसके बाद फिर व्याघ्र राज और उसके बाद वृषभ राज, ओराहा राज। नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराह राज को माना जाता है, संस्थापक शिशुक, वास्तविक संस्थापक वराह राज। और अगला जो है भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज और पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल, ये
नल वंश का शासक क्रम है। तो चलिए अब इसको क्या क्या साक्ष्य मिले और कहाँ से मिले इसको देखते हैं। तो गुप्त वंश से शुरू करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर समुद्रगुप्ता जिसको कांचगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। तो समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की तरह भी विश्व विजय का सपना देखा था। जैसे नेपोलियन पूरा विश्व को अपना बनाऊंगा इस तरह के जो सपना देखा था, वैसे ही समुद्रगुप्त भी पूरे विश्व में राज करने की सपना देखा था। इस कारण इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो अब इसका जो राज्य है यानी पाटलिपुत्र और उत्तर क्षेत्र में, तो सभी पूरा विश्व में राज्य करने से पहले तो भारत में करना होगा। तो भारत के दक्षिण क्षेत्र दूसरे का राज्य था। तो भारत के दक्षिण को जीतने के लिए दक्षिण विजय अभियान चलाया और दक्षिण की तरफ अपने सेना लेकर निकले। फिर महानदी किनारे पर सेना के साथ रुके थे और जिस क्षेत्र में रुके थे वो महानदी के और समुद्रगुप्त के समुद्र को मिलाकर महासमुंद उस क्षेत्र का नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है। तो दक्षिण विजय अभियान के तहत, ठीक यहाँ पर देखना है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के तहत दक्षिण कौशल के राजा रुद्रसेन प्रथम, उसको महेंद्र सिंह भी बोलते हैं, तो रुद्रसेन प्रथम को हराया था। ये दक्षिण कौशल के राजा रुद्रसेन प्रथम, और उसको महेंद्र सिंह बोलते हैं, तो उसको भी हराया था। और इधर ये छत्तीसगढ़ का दो भाग में था। तो ये इधर का क्षेत्र वाकाटक वंश था, ठीक। तो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन इसको हराया था। और साथ ही साथ यहाँ पर महाकंतार के राजा व्याघ्रराज को भी हराया था, ठीक। तो दोनों को हराया था उस समय दक्षिण विजय अभियान में, ठीक। और दोनों छत्तीसगढ़ में ही हैं अभी की दृष्टिकोण से, लेकिन उस समय दक्षिण कौशल में एक अलग शासक था और अभी का बस्तर क्षेत्र में दूसरा था, ठीक। तो समुद्रगुप्त जो है रुद्रसेन प्रथम को हराया था और साथ ही साथ व्याघ्रराज को। तो व्याघ्रराज महाकंतार के राजा थे और रुद्रसेन जो है दक्षिण कौशल के राजा थे, ठीक। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक, हरिसेन। तो इसके प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलता है और उस प्रयाग प्रशस्ति में रुद्रसेन को महेंद्र सेन के नाम से लिखा गया है। तो ये हुआ समुद्रगुप्त ने दो राजा को हराया, वो है प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। और हराने के पश्चात ग्रहण मोक्ष नीति के तहत अपने राज्य में वो सम्मिलित नहीं किया, बल्कि कर कुछ जो प्रतिशत है कर लेकर उसको अपने अधीन में रखा, ठीक। अपने राज्य में पूरी तरह से नहीं मिलाया, ठीक, बस अधीन में रखा, ठीक। तो ये हुआ। एक बार फिर देखते हैं थोड़ा सा। समुद्रगुप्त ने हराया एक छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल क्षेत्र में, दक्षिण कौशल रुद्रसेन प्रथम या महेंद्र सिंह, ठीक। वहीं महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया, ठीक। और व्याघ्रराज को हराने के बाद व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। व्याघ्रहंता नाम से सोने के सिक्के चलवाए और इसकी जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो ये हुआ समुद्रगुप्त। उसके बाद रामगुप्त। तो रामगुप्त के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। तो इसमें से जो गुप्त वंश के बहुत सारे शासक के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस जो टेबल है उसको पढ़ लेते हैं, किसका युद्ध किससे हुआ, कौन किसको हराया, उसके बाद हम उसको देखेंगे। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो इसकी पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी थी और इसकी एक बेटी प्रभावती है, ठीक। तो इसकी बेटी प्रभावती, इसकी जो शादी है वाकाटक वंश
वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय इसके साथ होता है, और इनसे दो बेटे दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन भी हुआ। और छोटे बेटे दामोदर सेन के जन्म के कुछ समय बाद राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है दामोदर सेन को राजकुमार घोषित किया गया। तो ये हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद कुमार गुप्ता, महेंद्र आदित्य, इसका भी सिक्का मिलता है, इसको बाद में देखेंगे। अब लास्ट है भानुगुप्ता। तो भानुगुप्ता के एरड़ अभिलेख जो कि 510 ईस्वी के आसपास है। तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में भारत में सती का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक, भारत में सती के बारे में इससे पता चलता है पहली बार उल्लेख कब होता है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। और इसी अभिलेख से सरबपुरी राजा सरबराज का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, तो ये हुआ गुप्त काल के जो प्रमुख जो वाकाटक वंश एवं नल वंश से जो युद्ध हुआ या फिर रिश्ते बने, इसके बारे में। और इसका जो साक्ष्य है इसको पूरा देखने के बाद फिर देखेंगे। अब उसके बाद अब इस गुप्त वंश का जो इससे रिश्ता जुड़ गया है इस वाकाटक वंश से, तो इसका तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन वाकाटक वंश को प्रॉब्लम होगा अब नाल वंश से। तो नाल वंश इस वंश के साथ फिर युद्ध करेगा। ठीक, तो नाल वंश और वाकाटक वंश का युद्ध बीच बीच में होते ही रहता है। तो अब दोनों को देख लेते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं नाल वंश। तो नल वंश का संस्थापक शिशुक है। फिर व्याघ्रराज देखें, इसको समुद्रगुप्त ने हरवाया था इसको। उसके बाद फिर इसका अगला शासक वृषभराज, फिर वराहराज जो कि नल वंश का वास्तविक संस्थापक। अब इसका जो कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम में कुल 32 सिक्के मिले। ठीक, तो वराहराज नल वंश का जो है कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम में कुल 32 सिक्के मिले, जिसमें 29 सिक्के वराहराज के। ठीक, 32 में से 29 सिक्के वराहराज के हैं, एक सिक्के भवदत्त वर्मन के हैं। ठीक, और दो सिक्के जो है अर्थपति भट्टारक के हैं। तो ये सब नलवंश के शासक हैं। 32 में 29 वराहराज, एक भवदत्त वर्मन और 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक। इसके सोने के सिक्के में एक साइड उभरा हुआ चित्रकारी रहता, दूसरा साइड सामान्य सिंपल था। अगला जो है भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन भट्टारक की उपाधि ग्रहण करने वाले पहला नल वंशीय राजा थे। ठीक, और इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारक थे, और इसके 2 बेटे थे अर्थपति भट्टारक एवं स्कंद वर्मा। ठीक, तो 2 बेटे अर्थपति भट्टारक एवं स्कंद वर्मन। भट्ट वर्मन के रिद्धिपुर ताम्रपुत्र भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार भवदत्त ने वाकाटक राजा नरेंद्र सेन को हराया। ठीक, तो भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, उसके अनुसार भवदत्त वर्मन है। ठीक, इसने वाकाटक वंश के राजा किसको हराया? नरेंद्र सेन को हराया, और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। तो देखते हैं भवदत्त वर्मन जो कि 5वें राजा है नल वंश का, किसको हराया? नरेंद्र सेन, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, इसको हराया। ठीक, और इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो है अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक कौन है? तो ये जो है भवदत्त वर्मन के पुत्र है। ठीक, इसके 2 पुत्र हैं, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। तो अर्थपति भट्टारक जो है इसका युद्ध अर्थपति भट्टारक का युद्ध जो है इसका होता है वाकाटक वंश के राजा जो कि नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन से। ठीक, तो नल वंश के जो राजा है अर्थपति भट्टारक, उसका युद्ध होता है पृथ्वी सेन द्वितीय से। तो पृथ्वी सेन द्वितीय अपने पिता नरेंद्र सेन की हार का बदला लेने की सोचता है।
तो इसकी जो पिता है नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन के पिता नरेंद्र सेन किससे हारा रहता है? नाल वंश के राजा भवदत्त वर्मन से। भवदत्त वर्मन इस वाकाटा वंश के नरेंद्र सेन को हराता है। ठीक, तो पृथ्वी सेन अपने पिता के हार का बदला लेने की सोचता है। तो इस पृथ्वी सेन ने बदला लेने के लिए नाल वंश के राजा अर्थपति भट्टारा को हरा देता है। अब जिस समय इसका शासन था नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन का, उस समय नाल वंश में भी भवदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भट्टारा का शासन काला जाता है। ठीक, तो पृथ्वी सेन अपने पिता के हार का बदला अर्थपति भट्टारा से लेता है। अर्थपति भट्टारा कौन है? भवदत्त के बेटा है। भवदत्त जो नरेंद्र सेन को हराया था और इसकी राजधानी यानी कि वाकाटा वंश की राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। ठीक, तो पृथ्वी सेन द्वितीय अर्थपति भट्टारा को हरा देता है और नाल वंश की राजधानी क्या है? पुष्करी, तो इसको तहस नहस कर देता है। ठीक, नाल वंश के राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर देता है और उसका बदला लेता है। किसका बदला? नाल वंश ने जब वाकाटा वंश की राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया था, उसका बदला कौन लेता है? पृथ्वी सेन। किससे लेता है? अर्थपति भट्टारक से। ठीक, और इसकी जानकारी किससे मिलता है? तो इसकी जानकारी जो है अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक, इसकी जानकारी केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है। उसके बाद अगला है स्कंद वर्मन। अब पुष्करी को जो है नल वंश के जो राजधानी पुष्करी, उसको वाकाटा वंश के राजा पृथ्वी सेन तहस नहस कर दिया। तो उसको भवदत्त वर्मन के द्वितीय बेटे स्कंद वर्मन पुष्करी को पुनः बसाता है और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनाया और वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक, स्कंद वर्मन पुष्करी को पुनः बसाया और वैष्णव धर्म को मानता था, जिसकी जानकारी पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है। पोड़ागढ़ अभिलेख नाल वंश का पहला अभिलेख है। ठीक, तो ये स्कंद वर्मन हुआ। और पोड़ा अभिलेख की जो शुरुआत है कौन से वाक्य से होता है? विजय था, विजय हूँ और विजय रहूँगा। इस वाक्य से पोड़ागढ़ अभिलेख की शुरुआत होता है। और उसके बाद जो है स्तंभराज, अगला जो शासक है नल वंश का स्तंभराज, तो इसकी जानकारी कुलिया बलोद से जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ अगला जो है नंदराज, इसकी भी जानकारी स्तंभराज और नंदराज, इसकी जानकारी जो है कुलिया बलोद से मिलती है। अगला जो है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज शिव के भक्त और शैवधर्म के उपासक थे। शिव के एक नाम है विरूपाक्ष। ठीक, तो इस विरूपाक्ष के नाम पर अपने बेटे का नाम भी रखा, जो कि अगला शासक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विरूपाक्ष। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट शासक जो है विलासतुंग है। विलासतुंग तो राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी के दौरान लिखा गया था। ठीक, विलासतुंग का राजिम अभिलेख। और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के सबसे अधिक जानकारी से मिलती है, तो इसी से मिलती है विलासतुंग के राजिम अभिलेख से सबसे अधिक जानकारी। 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, विलासतुंग विष्णु भगवान के उपासक थे। राजीव लोचन मंदिर का फिर जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक, तो विलासतुंग है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी। राजिम अभिलेख 700 से 740 के दौरान लिखा गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे अधिक जानकारी इसी अभिलेख से मिलता है, राजिम अभिलेख से। ठीक, 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया।
ठीक, और विलासतुंग भगवान विष्णु के उपासक थे। उसके बाद जो है पृथ्वी व्याघ्र अगला शासक है। फिर भीमसेन देव, इसकी जो है पंडिया पत्थर एवं गुंजाम ताम्रपत्र से ऊपर के शासक की जानकारी मिलती है। तो भीमसेन देव जो है इसकी दो ताम्रपत्र है, एक पंडिया पत्थर और दूसरा गुंजाम। इस दोनों ताम्रपत्र से ऊपर में जो शासक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद जो अगला जो शासक है इस वंश का, नरेंद्र थवल। ठीक, तो नरेंद्र थवल जो कि अंतिम शासक है नल वंश का। तो इस तरह से गुप्त वंश के बाद नल वंश का जो प्रमुख साक्ष्य कहाँ मिला और किससे युद्ध हुआ, ये सब हो गया। तो नल वंश में जो मुख्य साक्ष्य रूप में देखें तो हम कोंडा गांव का एडेंगा ग्राम है, जिसमें कुल 32 सिक्के मिले, जिसमें से 29 वराराज, एक सिक्का भवदत्त वर्मन और 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक हैं। ठीक, तो ये हुआ नल वंश। और उसके बाद हम देखते हैं एक वाकाटक वंश को। तो इसके जो संस्थापक विंध्य शक्ति, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का जो संस्थापक, फिर गौतमी पुत्र और रुद्रसेन प्रथम, जिसको हम देखें ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के अभियान के तहत हराया था। ठीक, और दक्षिण कौशल नाम था उस समय जहाँ शासन करते थे छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग। और एक क्षेत्र का नाम महाकांतार था जिसमें नल वंश का शासन था। ठीक, और उसके बाद जो है पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय। तो देखें इसको, रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से इनका हुआ था और इनके 2 बेटे हुए, दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन। और दामोदर सेन के जन्म के कुछ समय बाद राजा की अकस्मात मृत्यु हुई और फिर दामोदर सेन को राजकुमार घोषित किया गया। उसके बाद अगला जो है दामोदर सेन, जिसको प्रवर सेन द्वितीय बोलते हैं। तो दामोदर सेन तो इसके तो दरबार में समुद्रगुप्त के महाकवि, समुद्रगुप्त के जो समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के महाकवि कालिदास आए थे दामोदर सेन के दरबार में। और यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है मेघदूत। इसकी रचना की थी सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर यात्रा के दौरान। और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था उसमें। और मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद छायावादी कवि मुकुटधर पांडे ने किया था। और अब दामोदर सेन के दरबार में कौन आया है, महाकवि कालिदास। अब दामोदर सेन का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। ठीक, तो उस प्रभाव से दामोदर सेन ने भी एक रचना की और उस रचना का नाम है सेतुबंध। और दामोदर सेन शैव धर्म को मानने वाला शासक है। इसकी सिक्का जो है, सिक्का है ना, सिक्का लिखा गया है। इसकी सिक्का दुर्ग के मोहगा, जिसको मोहल्ला, कहीं कहीं मोहल्ला नाम भी जाना जाता है, तो दुर्ग के मोहगा से प्राप्त हुआ था दामोदर सेन की सिक्का। उसके बाद जो अगला जो है देवसेन। तो देवसेन कौन है, तो देवसेन जो है वाकाटक वंश के दूसरा शाखा वत्स गुलाम वहाँ के शासक है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ शासन किया। ठीक, वाकाटक वंश में तो देवसेन, वत्स गुलाम वंश के देवसेन ने कुछ समय यहाँ पर शासन किया। और राजधानी वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन था, लेकिन इसको हटाकर वो वर्धा महाराष्ट्र को बनाया। उसके बाद जो है नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन देखिए यहाँ भवदत्त वर्मन की रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार नल वंश के राजा कौन, भवदत्त। तो भवदत्त ने इसको हराया था और इसकी जानकारी रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलते हैं। और रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख नल वंश के राजा का है, भवदत्त वर्मन का। ठीक, और इसकी राजधानी, नरेंद्र सेन की राजधानी कौन है, नंदीवर्धन। इसकी तहस नहस कर दिया था। ठीक, उसके बाद फिर नरेंद्र सेन के जो बेटे हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक,
ठीक। तो अपने पिता नरेंद्र सिंह के हार का बदला नल वंश के राजा अर्थपतिक भट्टारा को हरा कर लिया था। अर्थपतिक भट्टारा कौन है? भवदत्त के बेटे हैं। भवदत्त ने नरेंद्र सेन को हराया। ठीक। और इसके दोनों इसके बेटे अर्थात नरेंद्र सेन के बेटे का युद्ध भवदत्त के बेटे के साथ हुआ। तो अपने बेटे जो हारा था, ठीक, पृथ्वी सेन द्वितीय अपने पिता के हार का बदला लिया और नल वंश के जो राजधानी पुष्करी को तहस नहस किया था, जिसकी जानकारी किससे मिलती है? अर्थपति भट्टारा के केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। और उसके बाद जो है हरिसेन, तो हरिसेन एक बार फिर एक वाकाटा वंश के दूसरी शाखा वत्स गुलाम के शासक है। तो हरिसेन ने पुनः वाकाटा वंश में शासन किया और इस तरह से हरिसेन का जो है वाकाटा वंश यहाँ से समाप्त हुआ। ठीक। तो इस तरह से गुप्त वंश और वाकाटा वंश और नल वंश ये एक साथ तीनों पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और साथ ही साथ तीनों समाप्त होता है। लेकिन इसके बाद जो है गुप्त वंश का जो साक्ष्य है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिला उसको भी देखेंगे साथ ही साथ। अभी तो सिर्फ युद्ध किसके हुआ, किसको हराया, इसको देखे हैं और किससे रिश्ता बना इसको देखे हैं। ठीक। तो साक्ष्य अभी देखेंगे। तो इसमें विशेष थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रभावती के पुनः अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटा वंश गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक। तो वाकाटा वंश ने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार के लिए किससे पता चलता है? प्रभावती के पुनः अभिलेख से। और वाकाटा वंश ने उपाधि धारण किया था महाराज का, जबकि गुप्त वंश ने उपाधि धारण किया था महाराज अधिराज का। ठीक। तो ये हुआ। और उसके बाद जो है गुप्त वंश का जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। गुप्त वंश 3री से 6वीं शताब्दी, राजधानी पाटलिपुत्र। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? दक्षिण कौशल या कौशल था, जबकि बस्तर का नाम यहाँ पर महाकंतार हुआ। दंड कार्य नहीं है, गलती से यहाँ प्रिंट हुआ है। तो बस्तर का नाम उस टाइम महाकंतार था। और इसकी जानकारी किससे मिलता है? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से। तो एक गुप्त वंश का क्रम है, इसको देखे भी हैं गुप्त वंश का जो क्रम है। और गुप्त वंश में इसमें जो कलर वाला लिखा है, जैसे तो ये सब जो कलर में लिखा है, ठीक, उसका जो छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिला है, अब बाकी का नहीं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के साक्ष्य। तो रायपुर जिला में एक पिटाईवाल्द नाम का जगह है। वहाँ पर गुप्त वंश के जो है 40 सिक्के मिले हैं और सभी सिक्के कुमार गुप्त के हैं। तो कुमार गुप्त, जिसको महेंद्र आदित्य भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त वंश के इसी के मिले हैं। तो रायपुर जिले में एक है पिटाईवाल्द, 40 सिक्के, सारे सिक्के कुमार गुप्त के। लेकिन सिक्के में कुमार गुप्त की जगह श्री महेंद्र तीर्थ लिखा है। ठीक। कुमार गुप्त नहीं, महेंद्र आदित्य बोलते हैं, इस कारण महेंद्र आदित्य लिखा है। और दूसरा है आरंग। तो यहाँ पर जो है आरंग में एक रत्न जड़ित मयूर सिक्के के मिले हैं और ये भी कुमार गुप्त के ही हैं। और रायपुर जिला के ही तीसरा जगह जो है खैरताल, तो यहाँ पर 215 सिक्के मिले हैं जो कि कुमार गुप्त के ही हैं। और अगला जो है बलौदाबाजार जिला, तो बलौदाबाजार जिला के खैरनाल नाम का जगह है। तो यहाँ पर 53 सिक्के मिले हैं और 53 सिक्के जो है कुमार गुप्त के ही हैं। अगला जो है दुर्ग में कुछ जगह है जहाँ से सिक्के मिले हैं। तो एक बानाबरत 20 सिक्के मिले हैं, 1972 में मिले हैं 20 सिक्के। तो इस 20 सिक्के में 9 सिक्के जो है सोने के हैं। ठीक। 20 सिक्के कुल मिले हैं, इसमें से 9 सिक्के सोने के हैं और बाकी 11 सिक्के सामान्य हैं। तो जो 9 सोने के सिक्के हैं उसमें एक सोने के सिक्का कुमार गुप्त के हैं, जिसमें श्री महेंद्र आदित्य लिखा है। एक सिक्का जो है समुद्र गुप्त का है, जिसमें समुद्र गुप्त न लिखकर कांच गुप्त लिखा हुआ है। और बाकी 7 सोने के सिक्का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। ठीक। 9 सोने के सिक्के में एक
कुमारगुप्त और एक समुद्रगुप्त और बाकी 7 चंद्रगुप्त या द्वितीय के सिक्के हैं। बाकी जितने भी 11 सिक्के हैं, ठीक, 20 मिले थे तो 9 सोने के हैं, तो सोना के हो गए। बाकी 11 जो सामान्य सिक्के हैं वो किसके हैं? सभी रामगुप्त के हैं। अगला जो है पीतेबंद, ठीक, तो पीतेबंद जो है राजिम के पास, तो यहाँ पर 49 सिक्के मिले हैं। तो इसमें से जो है इस 49 सिक्के में से 46 सिक्के कुमारगुप्त के हैं और 3 सिक्के जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अगला जो है रायगढ़ खरसिया से, तो इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मिले हैं। और महासमुंद में जो है महासमुंद के कोपरा नामक गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से जो है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो है जानकारी प्राप्त होती है। ये सब साक्ष्य हैं इसके। और इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो यहाँ पर बस्तर के नाम ये है महाकांतार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।